जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में आप लोग देख पा रहे होंगे अपने लोग 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के मैथ के पेपर का एनालिसिस करेंगे। और ये केवल एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने लोग इन प्रश्नों को इस तरह से करेंगे। आप लोगों ने जितने भी सेट अब तक किए होंगे, पेपर हुए हैं, उनमें देख रहे होंगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन आ रहे हैं। तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट को आप बढ़िया करके अगर तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके 2-4 प्रश्न बिल्कुल इसी सेम कॉन्सेप्ट के आपको एग्जाम में बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे। अच्छे से इस पूरी क्लास को आप लोग तैयार कर लो और लगभग लगभग ये मान के तैयार करो कि आपके 10 से 12 प्रश्न बिल्कुल हर शिफ्ट में बहुत आसान लेवल के आए। तो आपकी जो आने वाली शिफ्ट है उसमें भी एग्जाम लगभग आसान लेवल का ही रहेगा। तो बस इस पूरे पैटर्न को, जिस टाइप के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप पहली शिफ्ट का देखो 23 अगस्त की दूसरी शिफ्ट का देखो, 24 अगस्त की पहली शिफ्ट का देखो, चाहे 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का देखो, किसी भी शिफ्ट का आप पेपर देख रहे होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल कॉमन मिल रहे हैं। तो अच्छे से इस पूरी शिफ्ट के आपके सभी प्रश्न अच्छे से करा दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे से इस पूरी तैयार कर लीजिए और आपके एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो अनुपात का है वह संख्या हमें बतानी है जिसे 15:19 के अनुपात के पदों में से अगर घटाया जाए तो ये 3-4 के बराबर बन जाए। देखो, एक तरीका यहां पर यह बन रहा है अपना कि आप इन ऑप्शन में से कर देखना चाहें तो इनमें से एक संख्या यहां से घटाकर देख लो और घटाने पे ये इस रेशियो में बन रही तो वही सही है। बाकी दूसरा तरीका यह है कि जो संख्या दे रखी है हम पहली संख्या को मान ले रहे हैं यहां से 15 होगी और दूसरी संख्या को मान ले रहे हैं यहां से 19 होगी। अब आप कहें जब अनुपात हटाते हैं तो यहां से आपको एक कांस्टेंट लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना भी आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने कहा है ये 15 और 19 में से हमें क्या करना है, कुछ घटाना है। तो क्या चीज घटा दें, मान ले रहे हैं यहां से x घटा दें और यहां से भी x घटा दें। x घटाने के बाद ये जो संख्याएं हैं वो 3:4 के रेशियो में बन जाएंगी, यानी 3/4 बन जाएंगी। यहाँ पे क्रॉस मेथड अगर लगा दें अपना आंसर आ जाएगा। देखो, ये 4 यहां पहुंच के बन जाएगा 60, यही 4 यहां पहुंच के बनेगा 4x और ये यहां पहुंच के बनेगा 57 और ये यहां पहुंच के बनेगा 3x। x का मान निकालना है, 57 को ले आओ 60 के पास तो ये माइनस का होगा और इस माइनस के 4x को यहां लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 57 में से 60 में से 57 कम करोगे 3 बचेगा और यहां पर x बचेगा। 4x में से 3x अगर कम करोगे 1x बचेगा, x का मान 3 होगा। आप इसे और कम अगर गुणा भाग में करना चाह रहे तो ऑप्शन का सहारा ले लो। इन संख्याओं में से पहले ये घटाकर देख लो, क्या ये 3-4 का रेशियो बन रही है, फिर ये घटाकर देख लो, फिर अगर 3 घटाओगे, देखो यहां से 3 घटाओगे ये 12 बनेगा, यहां से 3 घटाओगे ये 16 बनेगा। 12 और 16 के लिए आप लोग जब इसके लिए 4 से काटोगे 3 और ये बन जाएगा 4। 3-4 के रेशियो में 12 और 16 संख्याएं होती, इसीलिए यहां पर हम लोग 3 ऑप्शन डायरेक्टली भी बता सकते थे और कैलकुलेशन के तरीके से बताओगे तो ये तरीका सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा है मीता की आय सीमा की आय से 125% अधिक है। अगर बात करें मीता की आय और सीता की आय, दोनों की आय पहले आप यहां से फाइंड कीजिए। मीता की जो आय है वो सीता से 125% ज्यादा है, तो सीता की आय अगर 100 मान लें तो इससे 125 जब ज्यादा मानोगे तो ये हो जाएगा 225। अब इसका मतलब यही तो हुआ कि मीता की आय अगर 225 है तो सीता की आय 100 रुपए होगी। हमसे क्वेश्चन में कहा है सीता की आय से मीता की आय, सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट कम है। सीता की आय कम तो है, ये तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कम है, लेकिन कम है कितनी। तो क्वेश्चन में जो अपने लोगों से यहां क्वेश्चन पुटअप किया है वो ये किया है, सीता की आय हमें बतानी है और इसकी कंपेयरिंग किससे करवा रहे हैं, मीता की आय से कितने परसेंट कम है, ये पूछा है इन्होंने। कितने परसेंट कितने प्रतिशत कम है। तो आप एक चीज बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे, कमी यहां से आपको दिख रही कितने की है, 125 की।
अगर केवल कमी पूछी जाती तो ये यूनिट में आ रही है। यही कमी हमसे किस पे पूछ रहा है, वो लोग मीता की आय से पूछ रहे हैं। इसकी आय इससे तुलना करवा रहे हैं, जिसमें से लिखा हो वही नीचे आता है, ये आ जाएगा 225 नीचे। यही कमी हो गई, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 25 से काटेंगे तो ये 5 पर, और 25 से काटेंगे 9 पर। 5 और 100 की गुणा हो जाती है 500 और बटे में 9। 500 के लिए अगर 9 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 4 बच यहाँ 5 आ गए, 9 पंजे 45। 55 दशमलव आपका आंसर आएगा, और 55 दशमलव केवल एकमात्र विकल्प में है, और वो है पहला ऑप्शन। आप लोग बस ध्यान से इस पूरे सेट को तैयार कर लो। निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न के, सेम कॉन्सेप्ट के वहां पर मिलेंगे, केवल डिजिट चेंज हो जाएंगे। अब आपका सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं दे देगा, वो डिजिट चेंज करके आपको बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहो तो अब तक इससे पहले जो 3 सेट करा दिए उन्हें देख लो, उनका एनालिसिस करोगे तब आपको अच्छे से पता होगा कि सेम कॉन्सेप्ट के कई क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के HCF यानी मासा का मान बताते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है, और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः इस तरह के होते हैं, तो हमें वो संख्याएं बतानी है। देखो, मासा निकालने के एक तो आपने देखा होगा कि आप फैक्टर मेथड से निकालते हैं, और एक भाग विधि होती है, इससे मासा कभी बच्चे निकालते नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि सरल मेथड जो है वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो लंबी विभाजन विधि से आप अगर भाग कभी भी निकालना चाहें तो इस तरह से निकाला जाता है, यहाँ पे बार बार आपको भाग करना होता है। इन्होंने कहा है अगर भाग करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है, यानी यही तो मासा हो गया। जो अंतिम विभाजक होता है वही मासा होता है। तो आप इनमें से अगर बाई ऑप्शन देखना चाहें तो ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसमें मासा 2 बनता हो। 12 और 16 इसमें भी देखो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड है, तो आप बाई ऑप्शन तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है क्रमिक भागफल, पहले 2 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। यानी पहली संख्या से अगर हम दूसरी संख्या को भाग करें, या ये कह लो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करें, तो 2 बार चला जाए। 12 से अगर इसे भाग करोगे, देखो 2 बार नहीं जाएगा। 18 से इसे करोगे 2 बार जा सकता है, 18 दूनी 36। 16 से इसे नहीं जाएगा, 20 से 24 नहीं जाएगा। तो लो डायरेक्ट पता लग गया आपको, यही ऑप्शन होगा बाई ऑप्शन से। अगर इसे आप कहीं सॉल्व करके दिखाओगे तो 18 और 40 को अगर भाग विधि से करोगे, 40 के लिए आप 18 से भाग करोगे, 18 दूनी कितना आएगा 36। अब यहाँ पे बचा होगा आपका 4। इस 4 से क्या करेंगे, अब इस वाले 18 को भाग करेंगे तो 4 चौक कितना आ जाएगा 16। यहाँ बचा होगा 2, और इस 2 से हम क्या करेंगे, इस वाले 4 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4। इस तरह से देखो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से आप लोगों ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो, जो अंतिम भाजक है वो आपका देख लो, यहाँ कहा भी था वो 2 आया है, और यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं ये इसी टाइप की बनकर आई होंगी जो टाइप आपका क्वेश्चन में कह रखा है। तो आप चाहो तो बाई ऑप्शन का प्रयोग कर लेते कि भाई पहली बार में 2 आना चाहिए जब भाग करें। इनमें से किसी संख्या को आप भाग करेंगे 2 नहीं आएगा। 18 से अगर 40 को करेंगे तभी आप 2 तक पहाड़ा पढ़ सकते हैं। ये मेथड आप करने की कोई जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन से आप हमेशा यूज कीजिए। जहां आपको एग्जाम में कम कैलकुलेशन करे वो मेथड अपनाओ। कोई कह थोड़ू रहा है भाई कि आप यही मेथड अपनाओ, उसने कहा तो नहीं है ना। और ना ही आपसे इन एग्जामों में ये कहा जाता है कि आप सॉल्व करके दिखाओ ये आंसर कैसे लेके आए हो। बोर्ड एग्जाम या और एग्जाम जहां लिखना होता है, यहाँ तो आपको केवल टिक करना है। तो अच्छे से आप समझ लो, इसका 18,40 विकल्प बिल्कुल सही है। रेलगाड़ियों वाला क्वेश्चन जितनी भी शिफ्ट अब तक हुई है सभी में आया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः इतनी चाल से और इतनी चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं। बढ़िया करके समझ लो, अगर कभी भी विपरीत लिखा हुआ है तो जब 2 रेलगाड़ियां विपरीत जा रही हैं तो यहां से आप जो चाल मानेंगे वो दोनों के जोड़ के बराबर होगी। पहली गाड़ी की चाल जो है वो 29 है, और दूसरी गाड़ी की चाल 25 है। इसे जोड़ोगे तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर यहाँ पे विपरीत ना लिख के वो लिख देते एक ही दिशा में जा रही है तो अपने लोग चाल को घटा देते। चाल वाले सवाल में सबसे
जरूरी कॉन्सेप्ट यही है, अगर दोनों चीजें एक दिशा में जा रही हैं, कभी भी एक दिशा में लिखा हुआ हो, यहाँ विपरीत है, विपरीत का मतलब होता है आमने सामने, उल्टी दिशाओं में, जिधर मैं जा रहा हूं तुम उधर नहीं जाओ, तुम मेरे बिल्कुल उल्टी दिशा में जाओ, इसे कहते हैं विपरीत। अगर विपरीत लिखा है तो चाल जोड़ देंगे, और एक ही दिशा लिखा हुआ है तो चाल घटा देंगे। अब क्या कहा है इन्होंने, तेजी से चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। यानी ये हमें चाल पता लग गई, और ये क्या पता लग गया, समय पता लग गया। तो हमें बतानी है उसकी लंबाई कितनी होगी। जो ट्रेन तेज चल रही है उसकी लंबाई फास्ट ट्रेन की, तो एक तरह से ये दूरी ही तो बता रहे हैं हम। और दूरी बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है अपना चाल गुणा समय। ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लो। अब यहाँ पे जो आप चाल मानेंगे वो ध्यान से समझ लो, चाल ये वाली मानोगे। अगर चाल यहाँ पे 54 मारेंगे और समय यहाँ पे सेकंड में दे रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और ये किस में दे रखा है, सेकंड में। क्योंकि यहाँ पे हमें लंबाई मीटर में बतानी, तो इसे मीटर में बनाओ भी तो। किलोमीटर, ये जो चाल लिखी है, अगर कभी भी इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करोगे, ये ध्यान रख लो। अब चाहे ये काम आप यहां करके दिखा देते, चाहे ये काम यहां कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 18 तिया 54, 6 और 5 की गुणा करेंगे 30, और 30 तिया कितना होता है, 90 मीटर उसकी लंबाई होगी। और ये पहले ऑप्शन में आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है, मूल राशि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जहां चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कहा जाए तो वहां पे आपको बहुत हायर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है, वरना आप बाई ऑप्शन का यूज कर लो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले 10% ब्याज आपको 3 साल तक मिल रहा है, तो 3 साल का अगर आप सक्सेसिव निकालने लगेंगे 10% का, तो लगभग ये आपका बनेगा 33 दशमलव के आसपास कुछ बनेगा। आप चाहो तो ऐसे लो, चेक करके देख लो, 10% का सक्सेसिव आप 2 बार, इस तरह से 3 बार निकालेंगे। तो पहले हम इन 2 में निकाल रहे हैं, 10% का जब 2 बार करेंगे तो ये 21 हो जाता है, और ये 10 का अब दोबारा से करेंगे तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10/100, 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31। इससे ये कैंसिल होके 2.1 बनेगा, यानी 31 और 2 33.1% का हमें ब्याज मिलेगा। ये चीज अगर आपने पता कर ली तो आपको बहुत कम गुणा भाग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, आपने कुछ रुपए ब्याज पे दिए हैं, और ये ब्याज 3 वर्ष में क्या हो गया है, जो रुपए आपने ब्याज पे दिए हैं वो रुपए प्लस ब्याज सब कुछ मिलके 53,240 हो गया है। अच्छे से आप अगर ऑप्शन का यूज कर लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिए, आपने जो रुपए ब्याज पे दिए होंगे और 3 साल के बाद आपको इतना मिल रहा है, तो ब्याज पे तो इससे कम रुपए दिए होंगे, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब ऑप्शन कौन सा होगा, लगभग ऐसा ऑप्शन आप चेक कर लीजिए जिसका 33.1% निकालें तो लगभग इतना हो जाए। तो आप एक चीज समझ लो ध्यान से, 40,000 का अगर मैं 33% निकालूं, या 20,000 का, या 30,000 का, इसके ऑप्शन से आप करोगे ज्यादा सरल रहेगा। 33.1% हमें ब्याज मिलेगा और 100% हमारा रकम होगा, तो 133.1 निकाल लो। या डायरेक्ट आप यहां से अगर देखो, इसका लगभग 33 अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, वरना आप 30 से अंदाजा लगा लो। देखो, इसका अगर 33% निकालेंगे, बाई चांस मान लो आप इसका निकालोगे, तो 2 जीरो तो परसेंटेज से गए, 33 कितना हो जाएगा, 99। 40,000 में लगभग 9,000 के आसपास जोड़ोगे, ये नहीं बन रहा है। जब 40,000 में ही 30,000 से कम पड़ गया तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। 40,000 का आप 33% निकाल कर देख लो, जैसे ही इसका 33.1% निकालोगे, लगभग आपका जो है 40,000 ये प्लस जो इससे ज्यादा रकम आपको दिख रही है यहां से 13,240, वो इसी से आ जाएगी।
आप इसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये जीरो से ये जीरो हटा दोगे, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, ये कैंसिल हो गए। 40 की गुणा इससे करोगे जब, तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा जीरो, और यहाँ चार एकम चार, चार तिया 12, चार तिया 12 और एक 13, 13,240 ये ब्याज का हो गया, और 40,000 रुपए ये हो गए। अगर दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका 53,240 रुपए आपका यहां से बनकर आ जाएगा। यानी 40,000 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर आप अगर ऑप्शन का यूज करोगे तो आपको गुणा भाग बहुत कम करनी पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लगभग अधिकतर बच्चों ने इसे सिर्फ सही से रीड नहीं किया होगा, इसलिए गलत किया होगा। कहा क्या है, कुछ कृषि श्रमिक हैं, तो ये हो गए कृषि श्रमिक, और इन्होंने फिर कहा है इनकी जो औसत आय है कृषि श्रमिक की वो ऐस है। अन्य श्रमिक हैं, उनकी कितनी दे रखी है, उनकी जो है वो टी है। अब इसका औसत का मतलब यही तो हुआ कि एक आदमी एक्स ऐस रुपए कमा रहा है, यहां एक आदमी टी रुपए कमा रहा है। अगर इनकी संख्या पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो हमसे कहा है इन्होंने, यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य की तुलना में 11 गुना है। 11 गुना का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 11 गुना ज्यादा नंबर लेके आया हूं, तो इसका मतलब आप एक नंबर लेके आए हो और मैं 11 नंबर लेके आया हूं। बिल्कुल यही मतलब होगा 11 गुना का। हमें क्या बताना है, तो सभी का औसत बताना है। तो सभी का औसत कैसे निकालोगे, औसत का फार्मूला या समांतर माध्य का फार्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपकी, 12 होगी। अब यहां से अगर हम कुल पदों का योग, भाई ऐस आदमी है और इतने रेशियो से 11 आदमी है और एक दिन में इतना कमा रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे यानी 11 एस आ जाएगा। यहाँ पे ये एक आदमी है और टी के हिसाब से कमा रहा है, तो कितने कमाएगा, एक टी। यही तो औसत हो जाएगा, 11s प्लस एक टी बटे 12, 11s प्लस एक टी बटे 12। ये अपना चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल क्वेश्चन को ठीक से रीड करना था। अगला क्वेश्चन देखो, चुनाव वाला क्वेश्चन, हर बच्चे को पता था कि ये क्वेश्चन आना था, क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है और आने वाली जो शिफ्ट रह गई उनमें भी आएगा, 30 और 31 की दोनों शिफ्टों में। तो ध्यान से तैयार कर लो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया या वोट डाले, जिनमें से 2% मत अवैध हो गए यानी खराब हो गए। वोट तो डाले थे लेकिन खराब हो गए। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं जो कुल वोट का 75% है। तो हमें बताना है नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। अगर हम कुल संख्या x मान लें कि भाई कुल वोट इतने थे, अब इनमें से क्या करना है, 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो 75% का मतलब यही तो हो गया, ठीक है। इन्हीं में से इतने जो वोट डाले, इनमें से 2% वोट क्या हो गए, खराब। अगर 2% खराब हो गए हैं तो इसका मतलब सही कितने थे। अगर 2% वोट खराब हैं, अवैध हैं, तो वैध कितने होंगे, 98% तो वैध होंगे। इन्हें यही लिखना था कि 98% क्या है, वैध है। ये 98/100 हो गया। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वोट का, कुल वोट तो अभी इतने हो रहे हैं, इसका 75% और निकाल लो। और ये क्या हुआ है, ये एक आदमी को मिला है इतना कुछ। एक आदमी का मतलब 92 61 इसे मिल गया है। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अपने कुछ, तो देखो सबसे पहले 25 से काटेंगे 3 पर, 25 से काटेंगे 4 पर, 25 से काटेंगे 3 पर, 25 से काटेंगे 4 पर। तो क्वेश्चन में अब ये 3, देखो ये 98 7 से कट रहा है पक्का। अगर हम इसे 7 से काट दें तो 14 बचेगा, और इसे 7 से काटेंगे, देखो 7 एकम 7 बचा, 2 हो गया, 7 तिया 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचे, यहाँ 7 तिया 21 हो गया। इसके लिए दोबारा से अगर 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, यहाँ 6 बचा, 7 अट्ठे 56, यहाँ 6 बचा, और ये बन जाएगा 7 नेम 63।
तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे आपका क्या क्या बचा है, 3 2 और ये 3, 3 2 और 3। नीचे आपका क्या बचा होगा, 4 गुणा 100। आपकी कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छी है तो ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और इधर बचा है आपका 189। अगर अपने लोग इसे कुछ कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 से इसे काटेंगे तो ये 63 हो जाएगा, और इस 3 से अगर इसे काटेंगे तो ये अपना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इस 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। नीचे देखो 4 और 100 की गुणा, 400 दूनी 800, और ये 800 यहां से हटाएंगे तो कहां पहुंचेगा, 21 के पास। यानी 21 और 800 की आप गुणा कर दो, यही आपका क्या है, आंसर। 2 जीरो ऐसे ही लगाओगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800 आपका आंसर होगा। और ये तीसरे विकल्प में दे रखा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रेंडिंग में चलने वाला क्वेश्चन। ये लगभग लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई एक कॉन्सेप्ट लगाने पड़ जाते हैं, और कॉन्सेप्ट को मारो गोली, सबसे अच्छा है समझना ज्यादा पड़ जाता है। सवाल बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। देखो 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर देखा गया है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे पुलिस वाला है, और पुलिस वाले ने यहाँ से क्या किया है, 250 मीटर की दूरी पर एक चोर को देख लिया है। ये दूरी कितनी दे रखी है, 250 मीटर की दे रखी है। पुलिस कहाँ है, यहाँ पे है, और चोर कहाँ है, यहाँ पे है। जब पुलिसकर्मी पीछा करता है तो चोर भागने लगता है। भाई पुलिस यहाँ से इसे देख रही है चोर को, अब ये जैसे ही देखा चोर भागने लगा। अगर यहाँ पे जब भागने लगता है, चोर की चाल जो दे रखी है वो 16 किलोमीटर, इसकी चाल दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोनों की हमें चाल पता है। तो ये कहा इन्होंने, चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर, मीटर में हमें बताना है, भाग चुका होगा। अब चोर इस तरह से यहाँ भागते हुए यहाँ तक आ गया मान लो, और यहाँ पे आके पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो अगर चोर यहाँ आया है तो पुलिस भी तो यहाँ आई होगी, तभी तो पकड़ पाई होगी। क्वेश्चन सिर्फ ये कहा है कि जब चोर को यहाँ पे पकड़ा है आके, तो ये इतनी दूरी कितनी होगी, बस ये क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पे दोनों की जो चाल दे रखी है वो आपको पता है। चाल कितनी दे रखी, देखो पुलिस की चाल, और ये हो गई चोर की चाल। इसकी चाल 20 है, और इसकी चाल कितनी है, 16। अगर इसी को हम रेशियो में चेंज कर दें तो देखो 4 से काटेंगे 5 पर, और 4 से काटेंगे 4 पर। उनकी जो चाल का अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:4। बहुत ध्यान से समझना, चोर यहां से चलते हुए यहां तक आ गया, उसे कुछ समय लगा होगा। पुलिस यहां से चलते हुए यहां आई है, उसे भी कुछ समय लगा होगा। दोनों का समय कैसा है, बराबर। जब समय बराबर है तो याद कर लो कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग, जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात होगा। तो यहां से अगर दूरी का अनुपात निकालेंगे तो दूरी का अनुपात भी 5:4 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि समय क्या है, बराबर है। अब समय बराबर था तो दूरी बराबर होगी। तो यहां से डिफरेंस अगर निकालोगे तो कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का। और एक रेशियो किसके बराबर है, 250 के। भाई हमारे हिसाब से तो डिफरेंस 250 मीटर का था, और यहाँ दूरी का डिफरेंस 1 यूनिट आ रहा है, एक अनुपात आ रहा है। तो हमें बताना है कि चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी मीटर दूर होगा। तो चोर की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 रेशियो। अगर एक 250 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 250 गुणा 4। 250 गुणा 4 का मतलब होता है आपका 1000 मीटर। 1000 मीटर दूसरे विकल्प में है। आराम से देखो, अच्छे से आप समझा दिया, बढ़िया करके इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का निश्चित औसत था। तो 64 पारी में जो औसत था वो आपको अभी पता नहीं है। अब 64 पारी का औसत जब पता नहीं है तो मान ले रहे हैं ये कुछ ना कुछ तो होगा ही, यही बताना है। 65वीं पारी में बिना किसी स्कोर के आउट हो गया है वो।
तो 65 पारी का अब औसत कितना होगा? जब 65 पारी का अगर औसत पता करोगे या 64 किसी एक का पता लग जाए, आपको पता इससे क्या हुआ, जब उसने क्या हुआ है यहां पर वो जीरो पर आउट हो गया, जीरो पर आउट हो गया। अगर जीरो पर आउट हो गया है तो इससे क्या हुआ है, 2 कम हो गया है औसत। यानी पहले अगर उसका औसत 100 था तो अब 98 रह गया होगा, यही तो मतलब हुआ। तो हमसे पूछा उसका नया औसत कितना होगा। सीधी बात है, नया औसत जो होगा वो पहले वाले से कम होगा। पहले यहां औसत था, अब ये वाला औसत 2 कम हो गया है। तो 2 कम है औसत का मतलब यही तो हुआ कि उसने हर पारी में 2-2 रन कम बनाए होंगे। फिर तो 65 पारियों तक जब वो पहुंच रहा है, 65वीं पारी में जैसे ही जीरो पर आउट हो रहा है तो उसका औसत 2 कम हो गया। 2 कम का मतलब उसने हर पारी में 2-2 रन उसके कम कर दो, तो 65वीं पारी का मतलब यही तो हो गया 130। इससे पहले उसका औसत कितना था, 130 होगा। अब जब यहां से 2 कम करोगे तो सीधी सी बात है, जब यहां से 2 कम करेंगे तो 128 आपका आंसर आ जाएगा, नया औसत। नया ये रहा, पुराना अगर पूछते तो 130 अपना आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 चक्रवृद्धि ब्याज का देखो एक और क्वेश्चन आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज में 10% की वार्षिक दर से 4,840 रुपए हो जाने वाली मूल राशि कितनी है। आपने कुछ रुपए ब्याज पे दिए, ये आपको पता नहीं है, और यही रुपए 2 वर्ष में क्या हो गए हैं, 10% की दर से ये 4,840 रुपए हो गए। हमें ये बताना है कि ये रुपए कितने दिए होंगे। अब याद कर लो, देखो 10% का जब चक्रवृद्धि ब्याज आप 2 बार लगाएंगे तो 10% का सक्सेसिव कितना होगा, 10 प्लस 10 गुणा ए प्लस बी बटे ए बी। ये वाला फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 सक्सेसिव वाला। पहले इसकी ओल्ड वीडियो करा दी गई है, ध्यान से देख लो। 10 और 10 20 और एक 21% का ब्याज मिलेगा। हमें सिर्फ ये पता करना है इनमें से कौन से रुपए ऐसे हैं जिन पे अगर 21% ब्याज लगा दें तो इतना रुपया हमें मिल जाएगा। तो एक चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो भाई, जब इतना रुपए आपको ब्याज सहित मिला है ये, तो रुपए आप ऑप्शन से करोगे ज्यादा सरल रहेगा। अगर आप मान लो इसका लगभग 21% निकालो तो लगभग 300 के आसपास आएगा, बात नहीं बनी। अगर हम इसका लगभग 21% निकालें 4,000 का, ऑप्शन से कर रहे हैं ध्यान रखना, 21% अगर इसका निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 चौक कितना होता है 84। 4,000 रुपए ब्याज पे दिए थे और 840 ब्याज का मिला, इतना आपका टोटल बन गया होगा। देख लो ऑप्शन से कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ये देख लो। इसका मतलब 4,000 रुपए ब्याज पर दिया होगा और उस पे 840 का ब्याज मिल रहा है और ब्याज मिलकर ये रुपए इतना बन जा रहा है। काम वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लो। एक्स एक काम को 12 दिन में कर रहा है। अगर एक्स 12 दिन में कर रहा है, वाई इसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, कुल काम। टोटल काम इन दोनों का लासा। ऐसी संख्या बताओ जो 12 और 18 दोनों से कट जाए, 36 होगी। कुल काम को अगर 12 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, कुल काम को 18 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ये दोनों की क्षमता आ गई। एक्स एक दिन में 3 काम करेगा, वाई एक दिन में 2 काम करेगा। फिर क्या कहा इन्होंने, एक साथ काम शुरू किया, 4 दिन के बाद वाई काम छोड़ देता है, तो 4 दिन में काम कितना हुआ होगा भाई। 4 दिन के बाद काम छोड़ा है तो 4 दिन तक तो साथ में काम किया है। 4 दिन का जो काम होगा भाई, ये कर रहा है 3 काम, ये कर रहा है 2 काम, और 4 दिन तक इन्होंने किया है, तो 3 और 2 5, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 काम इन्होंने कर लिया है। अगर 20 काम कर लिया है तो काम अब रह कितना गया है, इसमें से आप इसे घटाएंगे, शेष काम जो बचा होगा वो 36 में से 20 घटाओगे 16 बचा होगा। अगर वो पूछता काम कितना रह गया है तो 16 यूनिट काम रह गया है। 4 दिन के बाद वाई काम छोड़ देता है, एक्स ने अकेले काम किया है। ये काम किसने किया है, ये काम किया है एक्स ने।
अब 16 काम आप x से कराओगे तो कितने दिन लेगा? वो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 16/3 काम लेगा। हमें बताना है कुल दिन कितने होंगे। फिर ये काम सब कितने दिनों में निपटा है, ये बस क्वेश्चन में पूछा है। कितने दिनों में एक्स ने अकेले से इस काम किया तो पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा। यहां आपको कितना दिन दे रखा है? 4 दिन यहां लगे थे और 16/3 दिन यहां लगे हैं। 4 और 16/3 को जब आप जोड़ोगे, क्रॉस मेथड लगाएंगे, 4 और 3 की गुणा करेंगे 12 और 16, ये हो जाएगा 28/3 दिन में आपको ये पूरा काम हो जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के लिए कार्य का जिम्मा लेता है, यानी उसे 40 दिन में ये सुरंग बनानी है और 25 आदमियों को वो पकड़ लेता है कि भैया आप 25 आदमी इस काम को करोगे। 24 दिन के बाद उसे पता लगता है कि काम का 1/3 भाग हुआ है। बस यहीं रुक जाओ। 24 दिन तक काम किया है। कॉन्सेप्ट जो अपने लोग यहां लगाएंगे वो M1D1/W1 M2D2/W2, ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो पहली स्टेप यहां समाप्त हो गई जिसमें कहा है 24 दिन तक काम हुआ है और कितने लोगों ने किया है? 25 लोगों ने। उसके बाद क्या है, दूसरी स्टेप पे अगर पहुंचोगे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा का है तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुष और लगाने होंगे ताकि काम 4 दिन पहले पूरा हो जाए। भाई पहले काम कितना हो रहा था? 40 दिन में। अब 40वें दिन हमें नहीं कराना, हमें कराना है 4 दिन पहले, यानी 36 दिन में काम कराना है। तो 24 दिन तो इसी को लग गए। जब 24 दिन इसे लग गए तो अब काम आपके पास 12 दिन में आपको कराना ही कराना है। ये 12 दिन में कितने लोगों से कराओगे ये आपको बताना है। M2 का मान बताना है एक तरीके से। अब काम हुआ कितना था? देखो 1/3, ये लिखा हुआ है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है जरा ये समझ लो पहले। 1/3 का मतलब है काम 3 था, एक काम इन्होंने कर दिया था और अभी 2 काम रह गया है। 1/3 का मतलब ये हो गया। इसे कैलकुलेट करोगे जब 2 से इसे काटोगे 6 पर, 6 से इसे काटोगे 4 पर और 4 और 25 की गुणा हो जाएगी 100। यानी 100 आदमी जो है वो क्या करेंगे? इस काम के लिए कर देंगे। लेकिन उसे कितने अतिरिक्त पुरुष, अगर केवल पूछा जाता कितने लोग कर देंगे तो 100 आंसर होता। भाई पहले से उसके पास 25 आदमी थे तो केवल हमें अतिरिक्त और कितने लाने होंगे? 25 से जब काम नहीं चला है तो 100 में से आपको क्या करना है? 25 तो है ही है, 25 कम कर दोगे, 75 आदमी और लाने होंगे। 75 का मतलब हो गया आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है। तो सबसे पहले यहीं तक रुक जाओ, दुकानदार वस्तु को कितने पे बेचता है? 20% छूट पर। लेकिन डिलीवरी और पैकिंग के लिए रियायती छूट मूल्य पर 10% का शुल्क भी लेता है। खुदरा विक्रेता को इसे 4092 रुपए अधिक में बेचता है जिससे 25% का उसे लाभ होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया है? मार्क प्राइस हमें बताना है और यही अभी पता नहीं है। सबसे पहले कहानी यहां से शुरू होती है। जो चीज पूछी है, दुकानदार ने क्या है, इस वस्तु को एक विक्रेता को 20% छूट पर बेच दिया। 20% क्या कर दी? यहां से उसने छूट कर दी है। अगर 20% छूट कर दी है तो यहाँ पे कीमत कुछ सीधी बात है मार्क प्राइस से कम हो गई होगी। लेकिन फिर क्या किया है इसने? इसी पर 10% का शुल्क लिया है। अब 10% इस पे बढ़ा दिया, पहले इतना कम किया है, अब यहाँ पे 10% क्या किया है उसने? शुल्क ले लिया है। तो ये बढ़ाया होगा। बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे आ गए कीमत पर। यहाँ पे आने के बाद ये कीमत आपने 2 बार जो आपको दिख रहा है 20% छूट और 10% का शुल्क, अगर इसके लिए आप एक ही चीज में कन्वर्ट करो तो इनका सक्सेसिव निकाल लो। -20 + 10, -20 गुणा 10/100। इसे कैलकुलेट अगर करोगे तो 10 में से 20 कम करोगे -10 और यहां 2 बचेगा, यानी माइनस का 12% आपका हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन आप आराम से पकड़ लोगे।
कि जो इतना ड्रामा किया इन्होंने, पहले 20% छूट कर रहे हैं, फिर 10% शुल्क ले रहे हैं, ये ड्रामा मत करो। सीधे उसने ये कहा भैया मैं 12% आपका रुपया कम करूंगा। तो ये 2 बार जो इतना प्रोसेस हो रहा है उसे खत्म करके आप लोगों ने डायरेक्ट ये समझ लिया कि उसे इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल 12% की उसे छूट देनी है मार्क प्राइस पर। और अगर वो ऐसा, अब दूसरा केस यहाँ पे क्या बन रहा है, खुदरा विक्रेता इसी को 4092 रुपए अगर अधिक में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। आप कोई चीज अगर इतने रुपया ज्यादा में बेच रहे हो तो यही तो लाभ हुआ है। और ये किसके बराबर है, 25% के लाभ के। तो 25% की कीमत यहाँ पे दे रखी है 4092 रुपए। अगर यहाँ पे 4 से गुणा कर दें तो 100% की कीमत कितनी होगी, देखो इसका 4 गुणा निकालेंगे। 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8 और 4 नेम हो जाएगा 36, जीरो है तो पूरा 36 और 4 चौक 16। 100% का मतलब 16,368 ये वैल्यू बनी। लेकिन कहा क्या है, हमें अंकित मूल्य बताना है। अब बहुत इसका ऑप्शन का अगर यूज करोगे ज्यादा क्वेश्चन आसान बनेगा। इनमें से देखो 12% की अगर छूट कर रहा है तो कीमत है कितनी एक्चुअल में, 88% है। यही तो मतलब हुआ। इनमें से किस रुपए का 88% निकालें कि इतना हो जाए। तो एक चीज देख लो, 16,368 किसके 88% से आ सकता है। अगर मैं देखो बाई ऑप्शन का यूज करना चाहूं तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिला हुआ है, 8। किससे आ जाएगा, यहाँ 8 है। अब मुझे यूनिट डिजिट 8 लाना है। देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। 2 जीरो तो सभी से खत्म हो जाएंगे क्योंकि अपने लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं 88%। 8 की गुणा जीरो से करेंगे जीरो आएगा, इससे करेंगे जीरो आएगा, 8 चौक 32, 2 आएगा, 8 छंग 48, 8 आ गया। यानी 18,600 अपना आंसर मिलेगा। बाकी आप अगर बाई ऑप्शन से करना चाहो पूरी कैलकुलेशन के साथ तो 18,600 का आप 88% निकाल कर देख लो, यही आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 186 और 88 की अगर गुणा करोगे आपका जो आंसर बनेगा वो यही आ जाएगा। तो अच्छे से देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी देखो, एक दो क्वेश्चन तो आपको भाई पूरे सेट में ऐसे जरूर मिलेंगे, हर पेपर में आ रहे हैं जो लगभग लगभग हायर कैलकुलेशन के होंगे। भाई सभी क्वेश्चन तो नॉर्मल लेवल के नहीं आ जाएंगे। आप पूरे सेट में देख रहे होंगे यहाँ कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन, चाहे बच्चा किसी लेवल का हो, उसे क्वेश्चन आसान लगेंगे। और दो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे आएंगे जिन्होंने बहुत कम तैयारी अगर की होगी तो उन्हें वो क्वेश्चन कठिन लगेंगे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ए ग्रेड की तभी आप 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी आए, किसी सेट में 21 आ गए, किसी में 19 आ गए, तो 100% क्वेश्चन तो वही बच्चा कर पाएगा जिसकी तैयारी बिल्कुल ए ग्रेड की होगी। अगर आपने हल्की भी तैयारी अपनी कम कर रखी है तो निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लगेंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, ये सभी प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहो जितने भी आपको कराए जा रहे हैं। ये तो सभी शिफ्टों का पेपर है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है, आपको हूबहू वही पेपर मिल रहा है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लो कि 4 शिफ्टों में आपके 6 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं, किस टाइप का पेपर आया है। इस आधार पर आप लोग अपना तैयारी को थोड़ा सा अच्छा बना लीजिए। अभी आपके पास जिनका पेपर 30 और 31 को है उनके पास थोड़ा सा टाइम भी है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। अगर 20% की हानि पर बेचा है, इसे अगर 1200 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ हो जाता। यहां 5% का लाभ हो जाता। कब हो जाता, जब वो 1200 रुपया बढ़ा देता। ध्यान से समझना, आपको पहले 20% का नुकसान हो रहा था। ये मान लो आप पेन बेच रहे हो, आपने जितने में भी बेचा इस पे आपको 20% का नुकसान हो गया। अब कोई कहे भैया इसमें फायदा लेना था तो क्या करें, तो आपने कहा 1200 रुपए ज्यादा दे दो। अब आपको फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, 5% का। कितने हो रहा है, जब आपने 1200 रुपए में बेचा। तो इस 1200 के जादू ने क्या कर दिया, आपको इतना नुकसान होने से बचा लिया। और क्या कर दिया, इतना फायदा भी कर दिया। यानी 1200 की पावर इन दोनों के बराबर है। तो 25% किसके बराबर होगा, 1200 के बराबर होगा। अब हमसे क्वेश्चन में यहां क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, 100% पूछा है। इसका
अगर 25% की वैल्यू ये है, इसी में अगर 4 से गुणा कर देंगे तो ये 100% आ जाएगा, और इसमें अगर 4 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 4800। 12 चौक 48 होता है, 4800 का मतलब तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देखो आसान लेवल का क्वेश्चन निकल आया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इसे देख के कुछ कहना पड़ेगा बताओ। 3 संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछा है, और एलसीएम अगर आप गुणा करने लगोगे तो लगभग आपको हो सकता है 10-20 सेकंड लग जाए। ऐसी टेक्निक सीख लो कि गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। एलसीएम क्या होता है, 3 संख्याएं या 2 संख्याएं, जितनी संख्याओं का एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो उनमें सबसे बड़ी होती, या तो उतना होता है या उससे भी ज्यादा होता है, एक तरीका। दूसरा, एक ऐसी संख्या बताओ जो इससे भी कट रही हो, इससे भी कट रही हो, और इससे भी कट रही हो। अब आप सबसे आसान तरीका है, कोई संख्या 90 से कब कटेगी भाई, 90 में 0 मिला हुआ है, तो ऐसा ही तो कोई ऑप्शन होगा जिसमें 0 बना हुआ हो गया, एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 0 है। अब आप कहते 2 ऑप्शन होते तो क्या करते, तो देखो ये 144 4 से कट रहा है तो हम 4 से कटने वाली संख्या देख लेते, या आप कहते ये 9 से कट रहा है तो 9 से कटने वाली संख्या चेक कर लेते। जरूरी थोड़ो कि आपको बिल्कुल हूबहू वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आप लोगों को करना सिखाया गया है, कुछ टेक्निक भी समय बचाने के लिए कर लो। अब ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड में बस आप देखो और लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्तियों के संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, यदि उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है, तो पहले और दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन का अनुपात कितना होगा। हम मान ले रहे हैं ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। इस व्यक्ति को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, तो मूल वेतन तो जो है वो 100% है, और 65% इसे और भत्ते के रूप में मिल गया, तो इस वाले व्यक्ति का 65% जब जोड़ेंगे तो ये 165% हो जाएगा, और दूसरे वाले का 80% यानी दूसरे वाले का 180% बन जाएगा, और ये दोनों चीजें बराबर हैं क्योंकि यहां लिखा हुआ है। अब बस इसे कैलकुलेट करो, अपने आप आंसर आ गया। रेशियो बताना है पहले और दूसरे में, तो पहले के सामने 180 लिखा है तो ये 180 यहां लिखो, दूसरे के सामने क्या लिखा हुआ है 165, 165 को यहां लिखो। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे अपने लोग, देखो 5 से अगर इसे काटोगे तो 5 से ये चला जाएगा अपना 5 तियां 15, यहां आ गया आपका 3 5 36, 5 से काटोगे 5 तियां 15, एक आ गया 5 तियां 15, इसी के लिए 3 से काटोगे तो ये 12, और इसे 3 से काटोगे 11, 12:11 आपका हो गया, पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है, अगर वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का परसेंट बताओ। एक चीज हमेशा याद कर लो, जब यहाँ पे अंकित मूल्य पर छूट दे रखी है और क्रय मूल्य पर उसे लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर अपने लोग उसका सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। सीपी का मतलब हो गया क्रय मूल्य, और एमपी का मतलब हो गया अंकित मूल्य, दोनों का आराम से रेशियो निकाल लोगे। क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 100 माइनस छूट कितनी है 20%, और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 44। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो ये बनेगा 80/144। अगर इसके लिए और थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो ये अपना किससे जा रहा है, 8 से ये कट रहा है, 8 से ये कट जाएगा, देखो 8 एकम 8, 6 बचा, 8 से ये कटेगा 10 पर, और इसे 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 8 अट्ठू 64, और इसे काटेंगे 2 से तो 2 पंजे 10 और 2 नेम 18। क्या हम ये कह सकते हैं कि सीपी अगर 5 का है तो अंकित मूल्य 9 का है, यानी किसी चीज के ऊपर 9 रुपया लिखा हुआ है अंकित मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए में वो चीज खरीदी गई है। हमें ये बताना है अंकित मूल्य पर अगर हम बेच दें तो उसे कितना फायदा होगा, यानी 9 रुपए में हम बेच दें, 5 रुपए की चीज अगर 9 रुपए में बेच रहे हैं
तो हमें सिर्फ फायदा बताना है कितना होगा। तो जब प्रॉफिट आप निकालेंगे परसेंटेज में आपको क्या बताना है, लाभ बताना है। तो लाभ यहाँ पे बिल्कुल आपको सीधे सीधे दिख रहा है, कितने का हो रहा है, 4 यूनिट का। 5 रुपए की चीज अगर आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, 4 का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हो गया 5 का। 4/5 आप डायरेक्टली बता सकते हो, और परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से गुणा कर लो। 4/5 का ही मतलब बहुत बच्चों को डायरेक्टली पता होता है, ये कितना लिखा हुआ है। देखो 5 से काटेंगे ये 20 पर, और 20 और 4 का मतलब हो गया 80%, और 80% आपका चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गांव में मेले में एक व्यापारी 5,125 रुपए में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेचा है। यदि दोनों का समान मूल्य है, समान मूल्य पर बेचता है, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य हमें बताना है कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक तो उसने भाई घोड़ा खरीदा है, और एक क्या खरीदा है, ऊंट खरीदा है। अब घोड़े को उसने क्या किया, 25% लाभ पर बेच दिया है। यानी जो घोड़े की कीमत थी उसमें 25% जब लाभ करेंगे तो 125% हो जाएगा। और ऊंट को क्या करेंगे, 20% की हानि पर। भाई 20% की हानि का मतलब यही तो, 100 की चीज 80 में बेची होगी, तो यहां आ जाएगा 80%। और ये दोनों मूल्य कैसे हैं, बराबर है। ये तो आपका क्वेश्चन में ही लिखा है। तो अगर यहां से हम लोग घोड़ा और ऊंट का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो, घोड़ा के सामने 80 लिखा हुआ है। अनुपात अगर गुणा में लिखा है तो जब उनका रेशियो निकालते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से अनुपात में भी बता दिया था। ये जो इधर वाली संख्या वो इसे रिप्रेजेंट करती है, और जो इधर संख्या है वो इसे रिप्रेजेंट करती है। तो घोड़े की जो यहां से निकालेंगे वो 80 आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया होगा, ऊंट की वैल्यू 125 आ जाएगी। अगर इसे देखो कैलकुलेट करेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से तो ये कटेगा नहीं, 5 से काट दो, 4 से फिर ये नहीं कटेगा। अगर 5 से इसे काटेंगे ये 16 पर आएगा, और 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इसका मतलब यही तो होगा, यहाँ पे लिखा है घोड़े की कीमत इतनी है, और यहाँ हमने जो निकाली है वो इतनी। घोड़ा क्या है, 16 रुपए का मान लो, ऊंट मान लो 25 का। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये कीमत पता लग जाएगी। हमारे हिसाब से दोनों की कीमत कितनी होनी चाहिए, 41 अनुपात 25 और 16 41 होता है, और क्वेश्चन के हिसाब से कहा है 5,125 होता है। अगर यहां से 1 अनुपात निकालोगे तो कितने का आ जाएगा। देखो 1 अनुपात, यहां से 1 अनुपात आपका आ जाएगा 5,125 के बटे में 41। और यहीं से हमसे पूछा क्या है, सस्ते जानवर का क्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया है। तो सस्ता जानवर कौन है, घोड़ा है सस्ता जानवर, और सस्ते जानवर का मतलब 16 अनुपात की वैल्यू बतानी है। 1 अनुपात अगर इतने का है, इसी में 16 से गुणा कर दो, आपको 16 अनुपात का मान पता लग जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 41 से इसे काटेंगे, 41 एकम 41, 10 बचा, यहाँ 102 हो गया होगा, 102। 41 दूनी कितना होता है, 82, 20 बचा, वो यहाँ आके 205 बनेगा, 41 पंजे 205। 125 और 16 की अगर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16, 4 20, 2000 आ जाएगा। 2000 का मतलब है पहला ऑप्शन। कहीं आपसे यहाँ पे ये पूछ लेता कि वो महंगे जानवर, या नाम लिख के ही दे देता कि ऊंट का बताओ हमें क्रय मूल्य कितना होगा, तो ऊंट का क्रय मूल्य का मतलब 25 रेशियो, यहाँ 25 की गुणा 125 से करते, आपका आंसर जो भी आता वो इनमें से, फिलहाल इनमें तो ऑप्शन में नहीं लिखा हो क्योंकि उसने सस्ते जानवर की कीमत पूछी है। तो बस यहाँ पे आपको गुणा जो है वो 25 से करनी थी, क्योंकि ऊंट अपने हिसाब से 25 यूनिट का है, और घोड़ा क्या है 16 यूनिट का। तो सस्ता पूछा था, सस्ता घोड़ा होगा। एक तरह से ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिख भी सकते थे कि घोड़े की कीमत बताओ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
ध्यान से देखो 27 वस्तु हैं, उनका हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, और x का क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। ये बराबर में लिखा हुआ है, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर ये कहा जाए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता दो, बहुत आराम से बता लोगे आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। क्रय मूल्य हो जाएगा x और विक्रय मूल्य हो जाएगा 27। आगे क्या कहा है इन्होंने, उन्हें 35% का लाभ हुआ है। अब 35% लाभ का मतलब क्या होता है, 35% अगर लाभ हुआ है तो भाई 35% प्रॉफिट का मतलब यही तो हुआ 35/100। और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 से काटेंगे 7 पर, 5 से काटेंगे 20 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए पे हमें 7 रुपए का फायदा हुआ है। बिल्कुल यही तो मतलब हो रहा है। 20 रुपए की चीज पे अगर 7 का फायदा हो रहा है तो ये जो 20 लिखा हुआ है इसे आप क्या कहोगे, ये लिखा है सीपी। अगर सीपी 20 का है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितने का होगा, वो 20 और 7 कितने का होगा, 27 का। तो यही तो कहा जाएगा कि 20 की चीज फिर यहाँ से 27 में बेच रहे हैं। तो ये जब बराबर इधर है तो बराबर इधर भी होगा, यानी 27 इधर आ रहा है, 27 इधर भी 20 आना चाहिए, एक्स का मान 20 होगा। 27 का क्रय एक्स के विक्रय के बराबर है, तो अपने लोगों ने क्रय और विक्रय का रेशियो निकाला, एक्स अनुपात 27 आ जाएगा। जो लाभ दे रखा था, लाभ का मतलब है 35%, तो 35% का मतलब यही तो हुआ कि 100 की चीज 135 में बेची है। जिसे अपने लोग हल करेंगे तो 7 की चीज, इसे ये कहते हैं कि 20 की चीज पे 7 का फायदा हुआ है। 20 रुपए की चीज पे अगर 7 का फायदा है तो यही तो कहेंगे कि 20 रुपए की चीज 27 में बेची होगी। तो 20 की चीज 27 में बेची है या एक्स की चीज 27 में बेची, एक ही चीज है, क्योंकि इधर यूनिट बराबर है तो इधर भी तो बराबर होने चाहिए, एक्स का मान 20 होगा। अगला क्वेश्चन, अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 920 रुपए में बेच दिया है। इतने का सामान अगर 920 रुपए में आप बेच रहे हो तो हर बच्चा बता सकता है कि लाभ कितने का हुआ होगा। 920 में से अगर 800 कम करोगे 120 रुपए का लाभ हुआ है। अब ये लाभ परसेंटेज में बताना है, चाहे लाभ हो या हानि हो, दोनों चीजें किसके ऊपर निकाली जाती हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 800, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर लो। इसे कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से ये कैंसिल, 8 से अगर इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 15। 15% अपना चौथे विकल्प में दे रखा है। इसी सेट में आपको एक लासा का क्वेश्चन देखने को मिला था और एक मासा का क्वेश्चन। मासा क्या होता है, दो संख्याओं का जो मासा होगा, या 3 का मासा या 4 का मासा, वो उनमें सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है या उससे भी कम के बराबर होगा। तो एक संख्या ये मान लो और एक संख्या ये मान लो, इनमें टुकड़े करके दे रखे। तो देखो यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 4 है। इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे कम कौन है, 2 की पावर 2 है। जो मासा होता है वो छोटी वाली संख्या होती है। 3 की पावर यहाँ 5 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे आप, सीधी सी बात है। 5 की पावर 3 है यहाँ पे और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 लिखेंगे और यही क्या हो गया, अपना मासा हो जाएगा। और देख लो ये कौन से ऑप्शन में, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, ये रहा आपका दूसरा विकल्प। अगर इसे बाई ऑप्शन से सिर्फ 1 सेकंड में करना था, देखो तो आप ध्यान से देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 5, तो ये 9 क्यों लिख दिया इन्होंने, नहीं लिखना था। 7, 8, ये 7, 8 कहां से आ गया। 5 वाला ऑप्शन केवल एक मात्र है, बी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्टली आप लगा सकते थे। इस तरह से आज की इस पूरी क्लास को आप बेहतरीन तरह से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आज की जो सेट में आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी आपको इस पैटर्न पर जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर मैथ का डर खत्म करें, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।